हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक प्रबंध पर होगा, जो कि आपके सिलेबस के मुताबिक प्रबंध समूह से ये उठाया। इसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ सिलेबस के आधार पर। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सहकारिता उप अंकेक्षक परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हेनरी मिंचबर्ग हेनरी मिंचबर्ग ने प्रबंधकीय भूमिकाओं को कितने श्रेणियों में विभक्त किया है, ये आपको बताना है। एक, दो, तीन या चार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा। उन्होंने तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है पारस्परिक भूमिकाएं, दूसरा है सूचनात्मक भूमिकाएं और तीसरा है निर्णयात्मक भूमिकाएं। तो पारस्परिक भूमिकाएं, सूचनात्मक भूमिकाएं और निर्णयात्मक भूमिकाएं, इन तीनों में भी अलग अलग डिवाइड किए गए। पहले में तीन भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका आइडियल हेड, नाम मात्र का नेता और संपर्क करता होता है। सूचनात्मक भूमिकाओं को भी तीन भागों में बांटा गया, निगरानी करता, प्रशासक और प्रवक्ता के रूप में। और निर्णयात्मक भूमिकाओं को भी चार भागों में बांट दिया गया, जिसमें उद्यमी, जिसमें नवाचार आता है, समस्या निवारक, संसाधन आवंटन और वार्ताकार या समझौता। इस प्रकार इसको उप डिवाइड में 10 प्रकार के डिवाइड में डिवाइड किया गया है हेनरी मिंचबर्ग द्वारा। आपके इसलिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि इसको हाईलाइट किया गया हेनरी मिंचबर्ग को, तो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिंचबर्ग के अनुसार पारस्परिक भूमिका नहीं है, ये आपको बताना है। मुख्य प्रमुख, प्रतीकात्मक प्रमुख, नेता, संपर्क या प्रवक्ता, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिंचबर्ग के अनुसार एक पारस्परिक भूमिका नहीं है। सही आंसर इसमें डी आएगा। पारस्परिक भूमिका मैंने कहा था तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें मुख्य प्रमुख या प्रतीकात्मक प्रमुख, नेता और संपर्क। जहां तक प्रवक्ता की बात आता है, ये सूचनात्मक भूमिका का अंग है। सूचनात्मक भूमिका में आएगा प्रवक्ता। क्वेश्चन हमारे सामने, प्रबंधकीय भूमिका एवं प्रबंध के समकालीन मॉडल किसके द्वारा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मिंचबर्ग, नो डाउट, बिना आंख मूंछ के लगा सकते हो, ये मिंचबर्ग ने इस प्रकार दिया। प्रबंधकीय भूमिका आए, प्रबंधकीय भूमिका प्रबंध में समकालीन मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया, तो मिंचबर्ग द्वारा दिया गया। जब एक मैनेजर कंपनी की ओर से आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेता है या कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है, तो वह कौन सी भूमिका निभा रहा होता है। उद्यमी, प्रवक्ता, प्रतीकात्मक प्रमुख, संसाधन आवंटक, यहां पर आपको बताना है। सही आंसर वो प्रतीकात्मक प्रमुख की भूमिका निभा रहा होता है। यह सब मिंचबर्ग के आधार पर ही बता रहा हूं। डिसेमिनेटर या प्रसारक भूमिका किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। पारस्परिक भूमिका, सूचनात्मक भूमिका, निर्णयात्मक भूमिका, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है, तो प्रसारक क्या होगा, प्रसारण करेगा, अर्थात सूचनात्मक भूमिका आएगी। संघर्षों को सुलझाना और अशांति के समय सुधारात्मक कार्रवाई करना मिंचबर्ग की किस भूमिका के अंतर्गत आता है। वार्ताकार, व्यवधान हैंडलर, संसाधन आवंटक या उद्यमी। तो इसमें से आपको छांटना था, कॉमन है व्यवधान हैंडलर। व्यवधान को निपटा रहा है, व्यवधान को हैंडल कर रहा है, तो व्यवधान हैंडलर इसमें आएगा। क्वेश्चन है, मिंचबर्ग के अनुसार संसाधन आवंटन का मुख्य कार्य क्या है। जानकारी एकत्र करना, बजट और समय निर्धारण करना, बाहरी दुनिया से संपर्क करना या कर्मचारियों को प्रेरित करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर संसाधन आवंटन, इसमें बजट आएगा, बजट और समय निर्धारण करना, ये बी वाला इसका सही आंसर आएगा। एक प्रबंधक के रूप में यदि आप नए विचारों की खोज करते, इनोवेशन की खोज कर रहे हो और संगठन में बदलाव ला रहे हो, तो आप कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। प्रवक्ता की, उद्यमी की, नेता की या मॉनिटर की, इसमें से आपको बताना है। एक प्रबंधक के रूप में आप नए विचारों को इनोवेशंस कर खोज कर, तो आप उद्यमी है, मैंने बी वाला आठवां का जो आ जाएगा, बी आंसर आएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सूचनात्मक भूमिकाओं का सही समूह कौन सा है। सूचनात्मक भूमिकाओं को 3 भागों में डिवाइड किया था। यहाँ पर ये आपको बताना है कि मिंट्सबर्ग ने सूचनात्मक भूमिकाओं को 3 भागों में बांटा। ये सब देखना होगा आपको। लीडर, संपर्क, मुख्य प्रमुख, मॉनिटर, प्रसारक, प्रवक्ता, उद्यमी, वार्ताकार, व्यवधान हैंडलर, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, मॉनिटर, प्रसारक और प्रवक्ता। मॉनिटर, प्रसारक यह होता मॉनिटर, प्रसारक और प्रवक्ता यह सूचनात्मक भूमिका के अंतर्गत आता है, जिसमें मॉनिटर को हिंदी में निगरानी करता, फिर प्रसारक और प्रवक्ता निगरानी करता मैं बोल सकता हूं। क्वेश्चन है, जब कोई मैनेजर अपने विभाग के उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करता तो वह किस भूमिका में होता है, ये आपको बताना है। मॉनिटर के, संपर्क में, नेता में या उद्यमी में, इसमें से कोई एक। सही आंसर इस सी आएगा, वो नेता की भूमिका में होता है। यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत का अर्थ क्या है, अर्थात आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ क्या है। एक कार्य के लिए अनेक अधिकारी, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना, सभी का समान वेतन या सामूहिक निर्णय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। अगर एक कर्मचारी को बहुत सारे उसके हेड से आदेश मिलने लगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, किसका पहला माने और किसका बात ना माने। इसलिए अच्छा होगा कि एक आदमी को एक ही आदमी कमांड करे, माने एक आदमी का जो ऊपर हेड में हो एक हो। डबल तिबल होगा तो उलझन पैदा होगा। इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता। क्वेश्चन से पोस्ट प्रकार सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। प्रेरणा से, नेतृत्व से, प्रबंध के कार्य से या नियंत्रण की तकनीक से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर पोस्ट कार्य, जिसको लूथर गुलिक ने दिया था, ये प्रबंध के कार्य से संबंधित है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टॉपिंग, डी से डायरेक्शन, सी से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ये प्रबंध के कार्य है। प्लानिंग, निर्माण का प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट कार्य, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टॉपिंग माने स्टॉप का चयन करना, डी से डायरेक्शन निर्देश देना, सी कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, फिर रिपोर्टिंग, फिर बजटिंग, लास्ट में बजटिंग। ये इस प्रकार का सिद्धांत दिया था लूथर गुलिक ने। ये प्रबंध के कार्य से संबंधित है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है क्योंकि इसे छुआ नहीं जा सकता। यह संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इसे केवल परिणामों में महसूस किया जा सकता। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा, उपरोक्त सभी ही आएगा, क्योंकि प्रबंध को आप अनुभव कर सकते हो कि इसका प्रबंध अच्छा है, इसको छुआ और देखा नहीं जा सकता। यह संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। प्रबंध के द्वारा ही लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप भी एग्जाम में जो फाइट करेंगे, 2 महीने बाद एग्जाम होगा, इसमें जून के समय, जून जुलाई के समय, तो ये मान के चलिए आपको इतने कम समय में प्रबंध ही तो करना है। हर क्षेत्र में प्रबंध है, ऐसा नहीं कि केवल इकोनॉमिक्स में है या किसी और प्रशासन में है। हर क्षेत्र में आपको प्रबंध करना होगा। निम्न में से कौन सी प्रेरणा सिद्धांत अब्राहम मैस्लो से संबंधित है, ये आपको बताना है कि अब्राहम मैस्लो से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। द्विकारक सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, एक्स और वाई सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि सब प्रबंध के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने इसको दिया है। एक और आता है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो आपको बताना है किसे कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है। हेनरी फ्यूल, पीटर एफ ड्रकर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और जॉर्ज आर टेरी। सही आंसर सी आएगा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, जिस प्रकार विज्ञान होता है, विज्ञान को सही ढंग से आप लागू करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध भी है, जो प्रबंध करोगे वैज्ञानिक ढंग से करोगे तो 100% आपका रिजल्ट दे सकता है। तो विज्ञान पर जोर देने का फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कहते हैं, इस वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं।
नीति निर्धारण और योजना बनाना किस प्रकार के प्रबंध के कार्य? निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। तो यह नीति निर्धारण करेगा और योजना बनाएगा तो उच्च स्तर वाले काम करेंगे, निम्न स्तर वाले तो उसको मध्य स्तर उसको अमल करेगा, यहाँ पर निम्न स्तर से काम करवाएगा, तो उच्च स्तरीय काम करते नीति निर्धारण और योजना बनाना। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा निर्णय उच्च प्रबंधन स्तर द्वारा लिया जाता है, ये आपको बताना है। दैनिक कार्य आवंटन, अवकाश स्वीकृति, दीर्घकालीन नीति निर्धारण और मशीन संचालन। तो इसमें से आपको बताना होगा, सही आंसर सी आएगा, दीर्घकालीन नीति निर्धारण। जैसे ऊपर साइड से हमारे यहाँ पर प्रशासन में नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, विशेष करके दोनों नीति निर्धारण, दीर्घकालीन नीति निर्धारण करते हैं। बाकी सब उसके कर्मचारी बोला जाए और सब उसमें लग जाते हैं उनके लक्ष्यों को पूरा करने में। तो उच्च प्रबंधन स्तर होता है, दीर्घकालीन नीति निर्धारण का होता है। सिद्धांत जो कर्मचारी को उससे ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता, निर्देश की एकता, आदेश की एकता, पहुंच की एकता या केंद्रीकरण। सही आंसर भी आएगा, एक अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना, एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार, आदेश की एकता। प्रबंधन की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैसी है? केवल कला, केवल एक विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों पेशेवर। वास्तव में प्रबंधन की जो है होता है, कला एवं विज्ञान अलग अलग है, दोनों है, कला और विज्ञान। अर्थात मैनेजमेंट जो है, हर कोई प्रधानमंत्री बना, उनका मैनेजमेंट अलग अलग था। इससे पहले इंदिरा गांधी जी बनी, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, राजीव गांधी जी है, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पर नरसिम्हा राव जी हैं। कितने लोग इन लोग प्रबंधन किए हैं और कितने मैनेजमेंट किए, लेकिन सबका तरीका क्या है, अलग अलग रहा। तो आप भी जब मैनेजमेंट करते हो तो तरीका अलग अलग होता है, तो एक प्रकार की कला भी है। और विज्ञान भी इसलिए हो जाता है कि ये भी इसमें फिट होता है कि सही तरीके से आप अगर प्रबंध करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। माने कार्य कारण का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। तो कला और विज्ञान ये दोनों के करीब होता है प्रबंधन, तो दोनों आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा औपचारिक संगठन की विशेषता है? औपचारिक संघ, दो प्रकार के संगठन होते हैं, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। यहाँ पूछा औपचारिक संगठन की विशेषता बताना है। व्यक्तिगत संबंध, स्वतः उत्पन्न होना, स्पष्ट अधिकार रेखाएं, भावनात्मक जुड़ाव। सही आंसर औपचारिक है तो सी आ जाएगा, स्पष्ट अधिकार रेखाएं, नियम कानून से बंधे होते हैं औपचारिकता में। व्यक्तिगत संबंध, स्वतः उत्पन्न होना, भावनात्मक जुड़ाव, ये अनौपचारिक संबंध में हो जाता है, ये फॉर्मल है। यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पष्ट अधिकार रेखा माने नियम और कानून से बंधे होते हैं सब। क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ की अवधारणा किसने दी? ये आपको बताना है कि ये किसने दी, पीटर ड्रकर, टेलर, फ्योल और मेयो, इसमें से आपको बताना है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसे उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन कहा जाता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, पीटर ड्रकर का सिद्धांत है। पीटर ड्रकर के सिद्धांत है, वो कहता है कि उद्देश्य को पहले रखो और उद्देश्य के अनुसार कर्मचारियों का चयन किया जाए, उद्देश्यों के अनुसार कर्मचारियों का चयन किया जाए, उद्देश्यों के अनुसार उनको कार्य में बांटा जाए। ये है एमबीओ या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। प्रबंधन क्या है? एक प्रक्रिया है, क्या एक संगठन है, या लोगों काम करने का एक तरीका है, या एक व्यावसायिक शब्द है? इसमें से आपको बताना है, चुनना है। प्रबंधन क्या है? तो यहां पर आपको बताना है, तो सही है, एक प्रक्रिया। हर क्षेत्र में प्रक्रिया, इसलिए निरंतर प्रबंधन निरंतर जारी रहता, हर समय प्रबंधन हम करते रहते हैं। चाहे कोई भी कार्य, चाहे महिलाएं भी घर में भी कर रही है तो प्रबंध का ही काम कर रही और निरंतर होता है, यह एक प्रक्रिया के रूप में रहेगा। क्वेश्चन है, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? अब एक कॉमन क्वेश्चन है, व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने और विकास करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छी स्थिरता बनाए रखने के लिए। वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बेहतरीन चीज होगा सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करने और विकास करने के लिए आपको प्रबंधन बहुत आवश्यक होगा। किसी सफल प्रबंधन प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसमें से आपको बताना है। समन्वय, समझ, अच्छा मानव संसाधन, अधिक वेतन। इसमें से आपको बताना, तो किसी सफल प्रबंधन प्रक्रिया के लिए यहाँ पर समन्वय होना बहुत
इंपॉर्टेंट है। बिना समन्वय का हो ही नहीं पाएगा, प्रबंध हो ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आएगा, मानव संबंध आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? टेलर है, फ्योल है, एल्टन मेयो है या वेबर है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो जो हार्थन प्रयोग, हार्थन का नामक एक जगह में उन्होंने फैक्ट्री में प्रयोग किया था और उन्होंने एक अनुमान लगाया और सिद्धांत दिया कि मनुष्य जो है मशीन नहीं है कि आप वेतन दे दोगे और वो उत्पादन फटाफट करेगा। उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है, उसके अपना प्रॉब्लम होता है। मानव संबंध, इसमें प्रॉब्लम, एक आदमी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम से उसका बच्चा बीमार है और यहाँ पर मैं उसका वेतन बढ़ा दूं, बोलूंगा काम करो, कहाँ से काम करेगा? इसीलिए इनके बातों को मानते हुए आजकल बड़े बड़े फैक्ट्रियां होती है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में देखो बच्चे लोगों के लिए स्कूल भी बना दिया जाता है, हॉस्पिटल भी वहीं पर कर्मचारी लोगों के लिए बना होता है, झूला घर भी बना होता है। हम आपका टेंशन मेरी टेंशन, हम आपका टेंशन को ले रहे हैं पूरा यहाँ पर, और आप मेरे लिए पूरा काम करो। यही हरथन प्रयोग का ही कमाल था। और आजकल इसी पद्धति पर काम किया जाता है कि मनुष्य जो है क्या नहीं है, मशीन नहीं है। क्वेश्चंस यहां पर है, प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया, श्रेणीबद्ध, संगठनात्मक, मानसिक या सार्वभौमिक? इसमें से आपको बताना है कि किस प्रकार का। तो देखो, प्रबंधन तो सब जगह काम करता है यार, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये कोई श्रेणीबद्ध नहीं है, ये संगठनात्मक नहीं है, मानसिक नहीं है, ये विशेष करके सार्वभौमिक बने, हर पल हर समय आपकी जरूरत है। प्रबंधन किसका अध्ययन नहीं है, ध्यान रखना, प्रबंधन किसका अध्ययन नहीं है? शुद्ध विज्ञान का अध्ययन, मानवता का अध्ययन, मानव मस्तिष्क का अध्ययन, निम्नलिखित में से कोई नहीं। सही आंसर, प्रबंधन शुद्ध विज्ञान का अध्ययन नहीं है, ये विशिष्ट विज्ञान नहीं है, सामान्य विज्ञान है। प्रबंधन विशिष्ट, शुद्ध विज्ञान क्या होता है कि केवल शुद्ध विज्ञान, दोनों में अंतर यह होता है कि जो शुद्ध विज्ञान होता है ये केवल ज्ञान के लिए ही अध्ययन किया जाता है, और जो व्यवहारिक विज्ञान होते हैं उसको व्यवहारिक जीवन में अमल करते हैं, उसको लाते हैं। शुद्ध विज्ञान, जैसे आप समाजशास्त्र ले लो, उसको कोई हॉस्पिटल खोलते नहीं है यहाँ पर चीजों में। अगर आप एमबीए करते हो तो उसको आप जीवन में इस्तेमाल करते हो, एलएलबी करते हो तो जीवन में इस्तेमाल करते हो, तो ये सब व्यवहारिक विज्ञान आ जाते हैं। तो प्रबंधन भी वास्तव में व्यवहारिक विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान अध्ययन नहीं करता, तो ए वाला आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन यहां पर आता है, सामान्य तौर पर किसी संगठन में प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? तो आराम से बता दोगे यार, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, मैंने 3 स्तर इसमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्य की प्राथमिकता है? कर्मचारियों को काम उपलब्ध कराने के लिए लोगों को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्य सौंपना, सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना, एक स्वस्थ, सुरक्षित और प्रभावी कार्य वातावरण बनाना, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, वेतन देना। इसमें से आपको बताना है, तो सही आंसर का भी आएगा, सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना और एक स्वस्थ, सुरक्षित और प्रभावी कार्य वातावरण बनाना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ये आपको बताना है। संगठन, नियोजन, स्टाफिंग, नियंत्रण। अब प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको बताना है, इसमें से क्या आएगा? सही आंसर इसमें भी आएगा नियोजन, माने प्लानिंग। आप पोस्ट कार्ड में बताया था, POST, ये लूथर गुलिक का है। पोस्ट में पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टॉपिंग, डी से डायरेक्शन, को से कोऑर्डिनेशन माने समन्वय, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो ये पहला जो कार्य प्लानिंग अर्थात नियोजन, तो ये बी वाला आंसर होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।